हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है दैट विल बी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आज हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास बेस होता क्या है। बेस क्या होता है? तो जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं? बेस। एसिड क्या था? H पॉजिटिव को जो रिलीज करता है उसे हम बोलते हैं एसिड, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। अब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए बेस क्या कंडीशन है? बेस के पास या तो लोन पेयर होने चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, ये हम इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, ये ऑलरेडी से हमारे पास कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बेस को क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिच होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव ऑलरेडी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है तो ये क्या होना चाहिए, बेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। तो मीन्स या तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर इसके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये बेस है, मान लो H पॉजिटिव आ गया, ये क्या करेगा, अपने ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दे देगा और ये बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या है, हमारे पास एज अ बेस है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक स्पीसीज और है, कोई एक एटम है ए, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। बट अब इसने क्या किया, चलो बी है, मान लो हमारे पास एक एटम है बी, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैंने जब आप लोगों को कार्बोकटायन पढ़ाया था तब मैंने उसमें बताया था जो कार्बन होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या रहती है, sp2। दैट इज इसके पास क्या रहता है, हमारे पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल रहता है, राइट। sp लो, ये मेरे पास कोई कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन है इसके पास, ये कार्बोकटायन है, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, मेरे पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब ये कोई बी था मेरे पास, बेस था, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने इस ऑर्बिटल में भी तो ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है। तो क्या ये भी हमारे पास बेस ही है? क्या ये भी हमारे पास बेस है? नहीं, हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर कोई एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव को देता है तब तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, बेस है। ठीक है, बट अगर कोई एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अदर देन H पॉजिटिव को छोड़ के किसी भी एटम को देता है तब हम उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि यहाँ पे हमने भी एग्जांपल देखा, जब बी ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दिए थे, मींस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया था, तब वो क्या था, तब वो था बेस। ऑलराइट, बट जब उसने बेस ने क्या किया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दिए, कार्बोकटायन को दिए, मींस कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डाले, तब भी क्या वो एज अ बेस एक्ट कर रहा था? नहीं, तब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब भी कोई एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा तब तो वो एक्ट करेगा एज अ बेस। बट अगर कोई एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H पॉजिटिव को छोड़कर किसी को भी देता है तब वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, तो आई होप बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि बेस किसे बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं। बेस बोलेंगे जब एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा तब उसे बोलेंगे बेस। बट अगर वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन रिच एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को देता है बट H पॉजिटिव को नहीं देता है, H पॉजिटिव को छोड़ के किसी भी एटम को देता है, तब हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ऑलराइट, और उसके बाद बेस कहलाने के लिए एक कंडीशन क्या है, क्योंकि बेस H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है तो बेस के पास कैसा होना चाहिए, हमारे पास बेस इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। बेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, या तो उसके पास हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ऑलराइट, आया समझ में कि बेस किसे बोलते हैं और बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच में हमारे पास डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अनायन की, तो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अनायन। ठीक है, अब उसकी मान लो, अब हमें यहाँ पे देखो, ये हमें चार बेस दे रखे हैं, हमें चार कंपाउंड दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें क्या करना है, हमें इनको इनके बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा जो बेस है वो स्ट्रोंगर बेस है और कौन सा बेस वीक बेस है? तो हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अनायन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की क्या रहती है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। अगर अनायन हमारे पास कैसा है, अगर अनायन हमारे पास स्टेबल है
तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। वो कैसा बेस होगा हमारे पास, वीक बेस होगा। बट वहीं अगर अनायन हमारे पास कैसा है, अनस्टेबल है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई होगी, या फिर बोल सकते हो वो हमारे पास कैसा बेस रहेगा, वो हमारे पास एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अनायन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। अगर अनायन हमारे पास स्टेबल है तो वो क्या होगा, वीक बेस एक्ट करेगा। बट वही अनायन हमारे पास अनस्टेबल है तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा। अब इसका रीजन जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि मान लो मैंने क्या बताया, बेस क्या होता है, बेस वो होता है जो H पॉजिटिव को अपने लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज देके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मान लो हमारे पास ये बी अनायन है, अब ये अनायन हमारे पास स्टेबल है, अब ये बी अनायन हमारे पास स्टेबल है, तो क्या ये H पॉजिटिव को इजीली एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये एज ए स्टेबल है। अब ये बी नेगेटिव स्टेबल है तो ये H पॉजिटिव को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर ये H पॉजिटिव को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया ना, क्योंकि बेस हमारे पास क्या होता है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। अब ये अनायन हमारे पास स्टेबल है, ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। वही मैंने बताया कि जब हमारे पास अनायन स्टेबल होता है तो वो एज अ वीक बेस एक्ट करता है। बट वहीं अगर ये अनायन जो है हमारे पास अनस्टेबल है, ये अनायन हमारे पास अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो ये क्या चाहेगा, ये अब हर स्पीसीज जो है हमारे पास स्टेबिलिटी की ओर मूव करना चाहती है। हर स्पीसीज चाहती है कि मैं स्टेबल हूँ, हर स्पीसीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहती है। अब अगर ये बी नेगेटिव अनस्टेबल है तो ये क्या करेगी, इजिली एच बी सॉरी, अगर ये अनायन हमारे पास अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इसमें। क्यों, क्योंकि ये अनायन अनस्टेबल था तो इसने क्या किया, इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अनस्टेबल था। अब इसने इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास हो गया। ऑलराइट, आया समझ में कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो अनायन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अनायन हमारे पास स्टेबल होगा तो हमारे पास वो एज अ वीक बेस एक्ट करेगा। बट वहीं अगर अनायन हमारे पास अनस्टेबल होगा तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगा। रीजन मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो वो इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, और एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो एज अ वीक बेस हो गया। बट वहीं अगर ये अनायन हमारे पास अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा, इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये एज एन अनायन अनस्टेबल है, इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, और इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें 4 अनायन दे रखे हैं, हमें इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन अनायन की स्टेबिलिटी को हम देखते हैं, इन अनायन की हम स्टेबिलिटी को देखते हैं। अब देखो हमारे पास इन अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा, हमारे पास आई नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर है बी एन नेगेटिव, फिर है सी एन नेगेटिव, और फिर है एफ नेगेटिव। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। अब इसमें से सबसे स्टेबल तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव चार्ज जो है हमारा आयोडीन के ऊपर सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज हमारे पास क्या है, आयोडीन का साइज हमारे पास बिग है, आयोडीन का साइज हमारे पास बड़ा है। तो आयोडीन का साइज बड़ा है तो ये अपने पास नेगेटिव चार्ज को इजिली रख सकता है। बट वहीं अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का साइज क्या आयोडीन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी तो यहाँ पे इन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होगी, रिपल्शन होगी। इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि देखो ना इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, सबके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, 2p5, इसकी रहती है 3p5, इसकी रहती है 4p5, और आयोडीन की रहती है 5p5। अब देखो फ्लोरीन 2p5, अब जैसे जैसे हम 2p से 3p जा रहे हैं, 3p से 4p जा रहे हैं, और 4p से 5p जा रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, शेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फ्लोरीन के केस में देखो 2p का साइज होगा ये, तो इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। वहीं आयोडीन का देखो 5p है, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5। अब इसका इतना बड़ा साइज है, अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी तो इसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वही फ्लोरीन के केस में देखो इसका साइज क्या था, छोटा था। अब छोटा सा है, इसमें एक और डाल दे तो ये आपस में क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अनस्टेबल हो जाएगा, ये वाला आयन, ये वाला अनायन हमारे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा।
यही रीजन है कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी आई नेगेटिव, हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी आर नेगेटिव, फिर क्लोरीन नेगेटिव और फिर एफ नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये तो आ गया इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो अब देखो आई नेगेटिव हमारे पास कैसा है, स्टेबल है। अब आई नेगेटिव हमारे पास स्टेबल है तो क्या ये इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि स्टेबल है ये तो ऐसे ही आई नेगेटिव, तो इतना इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अगर एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट इजिली नहीं करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी हुई, कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई, तो आई नेगेटिव हमारा आएगा लास्ट में। वहीं अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन हमारे पास कैसा आयन है, अनस्टेबल अनायन है। एफ नेगेटिव कैसा है, अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, इजिली से एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। अब अगर ये इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हमारे पास कैसा बेस हुआ, ये हमारे पास हुआ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा, एफ नेगेटिव सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर सी एल नेगेटिव, फिर बी आर नेगेटिव और सबसे लास्ट में हमारे पास रहेगा आई नेगेटिव। यही मैंने बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अनायन किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। तो हमने क्या किया, हमने पहले अनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लिया, फिर उसका बेसिक स्ट्रेंथ कैसा रहेगा, एकदम उसके अपोजिट रहेगा। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये हमें इसमें क्या करना है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, एच पॉजिटिव एरोमेटिक कंपाउंड है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कंजुगेशन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, ये हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो मींस ये हमारे पास कैसा अनायन है, स्टेबल अनायन है। वहीं बी की बात करूं, बी भी हमारे पास कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये भी हमारे पास कैसा कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। वहीं सी की बात करूं, सी हमारे पास नॉन प्लेनर है, या फिर बोल सकते हो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। अब हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी रहती है एंटी एरोमेटिक। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सी सबसे, सॉरी, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा ये सी सबसे लीस्ट स्टेबल होगा क्योंकि नॉन एरोमेटिक है, ए और बी सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि एरोमेटिक है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया हमारे पास ये, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, अगर अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आया है तो अनायन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, रिवर्स आएगा, सी बी ए। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे इनकी अनायन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है बेसिक स्ट्रेंथ के, और इसका रीजन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सही है, ठीक है, अब NO2 है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल करेंगे। क्योंकि ये देखो सी में देखो मिथाइल ग्रुप है, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है, राइट, क्या करेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी से नेगेटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, OCH3 प्लस सेम इफेक्ट रहता है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देके इस अनायन को क्या कर रहे हैं, अनस्टेबल कर रहे हैं। तो अगर मैं इन अनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूँ तो क्या रहेगी, हमारे पास बी सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, फिर उसके बाद ए आएगा क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं है, सी और डी तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, इसको अनस्टेबल कर रहा है। फिर उसके बाद ये आएगा और लास्ट में डी आएगा क्योंकि प्लस एम इफेक्ट क्या रहता है, प्लस आई से स्ट्रॉन्गर इफेक्ट रहता है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसको ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो ये इन अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास रहेगा डी सी ए एंड बी, ये रहेगा हमारे पास इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे हमारी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और एक बात और हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा इंक्रीज करते हैं किसको, बेसिक स्ट्रेंथ को। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को हमेशा इंक्रीज करते हैं, क्यों, देखो अनायन है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए होता है, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने कंडीशन बताई थी अभी कि बेसिक बेस क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए ना बेस, क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हैं। बेस क्या होता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। तो अगर इसने बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना है, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को एक्सेप्ट करना है, तो बेस को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए तो उसके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना।
तो ही वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव को इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मीन्स ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, इजिली से H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो डी हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक होगा, वही हमने अभी देखा। वहीं सी में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, बट इसमें प्लस आई लग रहा है, इसमें प्लस एम लग रहा है, प्लस एम स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एज कम्पेयर टू सी, इसलिए डी की बेसिक स्ट्रेंथ सी से क्या ज्यादा है। फिर आएगा ए, बी की तो आएगी सबसे कम, क्योंकि बी तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर रहा है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी नहीं है, तो क्या इजिली H पॉजिटिव को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, इसलिए बी हमारे पास यहाँ पे क्या लिस्ट बेसिक है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि बेस के लिए कंडीशन क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं, तो वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो ज्यादा इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर पाएगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये देखो पहले इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, इनको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये देखो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, यहाँ पे CO नेगेटिव है, CO नेगेटिव है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या रहता है हमारे पास, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास बी रहेगा, फिर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास बी रहेगा, फिर कौन सा रहेगा, फिर ए रहेगा, फिर सी रहेगा, और लास्ट में हमारे पास डी रहेगा, ये रहेगी हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ ये है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसके रिवर्स हो जाएगी, सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा बी सी ए एंड बी सी ए एंड बी, ये रहेगा इसकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखो बी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ए, अब देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस आई लग रहा है, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, तो डी तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो इस अनायन को क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है ना, इसलिए डी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी, फिर सी की, ए की, और लास्ट में रहेगी हमारे पास डी की। ऑलराइट, आए समझ में, तो ये था इसमें इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के बारे में, अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे रहती है। अमाइंस हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास अमाइन, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, और ये हो गया हमारे पास टर्शियरी अमाइन, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया अमोनिया, ये हो गया अमोनिया, ये हमारे पास है प्राइमरी अमाइन, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, और ये हो गया हमारे पास टर्शियरी अमाइन। अब अमाइन बेसिक क्यों है, अमाइन बेसिक है क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो क्या कर सकते हैं, इजिली H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई अमाइंस हमारे पास क्या है, बेसिक है। अमाइन की बेसिसिटी का रीजन क्या है, अमाइन की बेसिसिटी का रीजन है लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो इजिली H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक, ठीक है। अब अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ जो है, जो अमोनिया की, सॉरी अमाइन बोलते हैं, अमोनिया नहीं बोलते हैं, जो जो हमारे पास अमाइन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अमाइन की जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर, कौन कौन सा, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर, कि हमारे पास जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, जिस नाइट्रोजन एटम के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो नाइट्रोजन इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास
बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कॉन्जुगेट एसिड पे, कॉन्जुगेट एसिड पे। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कहाँ से आ गया, जैसे देखो ये हमारे पास अमोनिया है, इसने H पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एक्सेप्ट कर लेगा और बन जाएगा क्या, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस था, तो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास जो ये बना, इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ये जब मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि ये कोई एसिड है, इसने क्या किया, H पॉजिटिव रिलीज करके कन्वर्ट हो गया किसमें, A नेगेटिव में। तो ये अगर हमारे पास एसिड था तो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद हमारे पास जो अनायन बना, इसे हम बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट बेस, राइट। सिमिलरली हमारे पास बेस में है, ये हमारे पास बेस है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास जो ये कटायन बनेगा, इसे हम बोलेंगे ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दूसरा ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बना है इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास क्या है, स्टेबल है, अगर ये कॉन्जुगेट एसिड जो है हमारे पास स्टेबल बन रहा है, अब ये एसिड हमारे पास स्टेबल बन रहा है, तो ये यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन होगा ये क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये एसिड बन रहा है स्टेबल बन रहा है, तो हर स्पीसीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है ना। तो अगर नाइट्रोजन H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद अगर ये कटायन हमारे पास स्टेबल बन रहा है, तो वो हमारे पास कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि कटायन क्या सा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, तो अमोनिया क्या करेगा, इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। वहीं अगर ये कटायन जो हमारे पास बन रहा है अनस्टेबल, वहीं अगर ये कटायन बन रहा है हमारे पास अनस्टेबल, या फिर बोल सकते हो कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास बन रहा है अनस्टेबल, तो हमारे पास जो बेस होगा या फिर बोल सकते हो अमाइन होगा, वो इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड आगे जाके कैसा बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है। अब कोई भी स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ तो जाना चाहेगी नहीं। अब माइंड को पता है मैं H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद मेरा जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा अनस्टेबल, और कोई स्पीसीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहेगी नहीं, तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो कैसी बेस हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारे दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर कोई भी ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, कोई भी ग्रुप नाइट्रोजन के ऊपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, मींस उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वो इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगी और बन जाएगी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ, और डिपेंड करते हैं कॉन्जुगेट एसिड पे। अगर कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है हमारे पास स्टेबल, तो वो अमाइन हमारे पास कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर कंजुगेट एसिड हमारे पास बन रहा है अनस्टेबल, तो वो अमाइन हमारे पास कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास है अमोनिया है, फिर हमारे पास है कौन, प्राइमरी अमाइन है, फिर है हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, और लास्ट में है हमारे पास टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, ये है मेरे पास। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये देखो एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH4 पॉजिटिव में, NH2 है, ये एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RNH2 पॉजिटिव में, R नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R2NH2 पॉजिटिव में, यहाँ पे NH3 आ जाएगा, के ऊपर है, ये एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, R3NH पॉजिटिव, राइट। अब देखो जो हमारे पास ये टर्शियरी अमाइन है, ये जो हमारे पास टर्शियरी अमाइन है, यहाँ पे देखो इसके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है ना, का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, राइट। टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। अब देखो इस नाइट्रोजन के पास तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस नाइट्रोजन के पास तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तीन अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस साइन इफेक्ट रहता है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखो तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो इस नाइट्रोजन को क्या दे रहा है, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव इजिली एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, वहीं अगर मैं इस केस के सेकेंडरी सेकेंडरी वाले की बात करूं, तो सेकेंडरी अमाइन में देखो इसके पास दो ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको सिर्फ दो ही अल्काइल ग्रुप क्या दे रहे हैं, दो ही अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे थे। तो हमारे पास जो टर्शियरी अमाइन है उसके ऊपर क्या रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रही होगी, तो वो
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रही होगी तो इसने ज्यादा इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया होगा, और ज्यादा इजिली एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया होगा, इसलिए हमारे पास टर्शियरी अमाइन क्या रहा होगा, ज्यादा बेसिक रहा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन में तो देखो हमारे पास सिर्फ दो ही अल्काइल ग्रुप है जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो टर्शियरी अमाइन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। वहीं अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, प्राइमरी में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो प्राइमरी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेकेंडरी से भी कम रही होगी। वहीं अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है जो इसके ऊपर अमाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, नहीं है, तो लास्ट में आएगा हमारे पास अमोनिया। तो ये रहेगा हमारे पास अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर, अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। और दूसरा, ये तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, हमने देखा क्या कि अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे और एक कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी पे, राइट। अब देखो टर्शियरी अमाइन की मैं बात करूं तो टर्शियरी अमाइन नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद हमें मिला है ये, अब ये स्टेबल है, ये स्टेबल है क्यों, क्योंकि देखो ये स्टेबल कब होएगा जब इसका पॉजिटिव चार्ज हम कम करेंगे। हर स्पीसीज न्यूट्रल में जाना चाहती है ना, अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो चाहेगी मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जाएगी मेरे ऊपर से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होगा, जब उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, मींस इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो तीन अल्काइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं, तो टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सेकेंडरी में तो देखो सेकेंडरी में सिर्फ दो ही अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं, तो हमारे पास सेकेंडरी टर्शियरी से लेस लेस स्टेबल होगा, फिर आएगा प्राइमरी और लास्ट में आएगा अमोनिया। तो कॉन्जुगेट एसिड की हमने स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी देखी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी नाइट्रोजन के ऊपर, तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन रहा है वो क्या बन रहा है कि टर्शियरी अमाइन हमारे पास सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है और लास्ट में हमारे पास है अमोनिया, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन का ऑर्डर, सबसे ज्यादा बेसिक रहता है हमारे पास टर्शियरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन और लास्ट में अमोनिया। बट एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, हर जगह कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल ही जाता है, यहाँ पर भी है। ये वाला जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये वाला अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का तो जो ऑर्डर है दैट इज टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। ये फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ गैस फेज में, ये फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ गैस फेज में, जब हमारे पास कोई भी सोलवेंट प्रेजेंट नहीं है, जब हमारे पास सोलवेंट प्रेजेंट नहीं है तब ये वाला ऑर्डर क्या रहता है हमारे पास एकदम सही रहता है। तो अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ये वाला ऑर्डर कब फॉलो होता है, ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है ओनली इन गैस फेज, सोलवेंट में ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, सोलवेंट में ऑर्डर दूसरा होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि अमाइन की बेसिसिटी को ऑर्डर बताओ इन गैस फेज, इन गैस फेज, तो आप बताओगे ये टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड लास्ट में अमोनिया। बट अगर वहां लिखा हो एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम में अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहता है, तो आप ये वाला ऑर्डर नहीं लिखोगे क्योंकि फिर ये वाला ऑर्डर हो जाएगा गलत। एक्वस मीडियम में क्या बेसिसिटी का ऑर्डर रहता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रखना, ये वाला जो ऑर्डर है फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ गैस फेज में, जब हमारे पास कोई भी सोलवेंट प्रेजेंट नहीं है। एक्वस मीडियम में या फिर सोलवेंट की प्रेजेंस में हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या रहता है वो हम अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि एक्वस मीडियम में अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो एक्वस मीडियम में होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारे पास है NH3 है, एक्वस मीडियम है तो H2 भी रहा होगा, H2 रहा होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाटर कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव, वो H नेगेटिव में यहाँ से इसको H पॉजिटिव मिल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। सेम होगा हमारे पास प्राइमरी अमाइन के साथ, ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पे आएगा NH2, ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी अमाइन और ये आ गया मेरे पास टर्शियरी अमाइन, ठीक है। तो हमारे पास वो सोलवेंट वाटर है, हमने वाटर को एज ए सोलवेंट एक्ट किया, ठीक है, सोलवेंट लिया H2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा R NH3 पॉजिटिव, यहाँ क्या बन जाएगा R2 NH2 पॉजिटिव और यहाँ बन जाएगा R3 NH पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो अमाइन है उनका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, कि इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ज्यादा होगा। जिस भी नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो उसके ऊपर वो इजिली H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा तो उसके बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए ये, राइट। अगर हम नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें, क्योंकि अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ना। फर्स्ट फैक्टर था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे कितना, और दूसरा था कॉन्जुगेट एसिड वाला, राइट। तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि नाइट्रोजन के ऊपर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो हमारे पास ऑर्डर बनेगा यही वाला, क्योंकि टर्शियरी अमाइन है जो है उसके ऊपर, देखो ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है ना, ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है, तो इस पे 3 अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे तो टर्शियरी अमाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रही होगी, तो ये इजिली H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो है अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहना चाहिए ये वाला, ठीक है। बट अगर अब हम सेकेंड फैक्टर को भी कंसीडर करें दैट इज कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को, तो देखो होगा क्या, ये मेरे पास अमोनिया है, ये है मेरे पास अमोनिया के केस में, देखो मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, अमोनिया के केस में देखो हमारे पास ये बना था ना कॉन्जुगेट एसिड, ये तो बेस था, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद ये बना हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बना हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड। अब हम यहाँ पे हमने सोलवेंट लिया है वाटर को, अब हमने एक्वस मीडियम में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास H2 एक सोलवेंट भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के मोलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर के मोलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो अब एक टर्म होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 3 ही है। तो उन 3 ही एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है। वो 3 एटम कौन कौन से, दैट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। सिर्फ इन 3 एटम के साथ हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना लेता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड बन जाएगी, ये बॉन्ड बन जाएगी, ये बॉन्ड बन जाएगी और ये बॉन्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, यहाँ पे हमारे पास देखो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, यहाँ पे हमारे पास जो है 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये अमोनिया हमारे पास देखो इसने 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, तो ये क्या है हमारे पास कॉन्जुगेट। हम सेकंड फैक्टर की बात करें, सेकंड फैक्टर क्या था, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी हम देखते हैं। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास कैसा होता है, स्टेबल होता है, तो हमारे पास बेस कैसा निकलता है, स्ट्रॉन्ग निकलता है। इसका रीजन मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले समझा चुकी हूँ। अगर ये कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास अनस्टेबल निकलता है तो हमारे पास बेस कैसा निकलता है, वीक निकलता है, राइट। अभी मैंने अमोनिया लिया, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये था। अब हम सोलवेंट में बात करें तो H2 हमारे पास सोलवेंट है। अब इस H2 ने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर ली। तो हाइड्रोजन के अमोनिया के केस में यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा है, स्टेबल है, राइट। अभी हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं, ये मेरे पास है प्राइमरी अमाइन, ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये रहा होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी अमाइन की, तो ये मेरे पास सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। ये मेरे पास रहा होगा टर्शियरी अमाइन, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कुछ इस तरह से बना होगा। अब देखो वाटर यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसने भी बनाया होगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। तो प्राइमरी अमाइन में हमारे पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने, ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो वाटर वाटर, तो यहाँ पे देखो ये किसके साथ बनेगा और ये इसके साथ बनेगा। तो सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बने, सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वहीं अगर मैं टर्शियरी अमाइन की बात करूँ, अगर मैं टर्शियरी अमाइन है, ये मेरे पास टर्शियरी अमाइन है ना, अगर मैं टर्शियरी अमाइन की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें, सेकंड फैक्टर हमारा था कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखें तो अमोनिया ने देखो, अमोनिया ने सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया दैट इज 4, उसके बाद प्राइमरी अमाइन ने बनाया 3 बॉन्ड, सेकेंडरी अमाइन ने बनाया 2 बॉन्ड और टर्शियरी अमाइन ने बनाया 1 बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
जिसके जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखें तो वो कैसी रही होगी, अमोनिया की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर प्राइमरी की है, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्शरी की है, क्योंकि टर्शरी ने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, अमोनिया ने 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, राइट। तो जो हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है वो अमोनिया वाला क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, या अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अभी मैंने बताया कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगा। रीजन समझा चुकी हूँ, रीजन समझा चुकी हूँ। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी हमारे पास ये वाली आई है, तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी सेम आएगा कि अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, दैट इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड लास्ट में अमोनिया। बट अगर हम सेकंड फैक्टर देखें दैट इज कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के थ्रू अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है कि अमोनिया सबसे ज्यादा एसिडिक बेसिक होगा, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब हमारे के अब जो नेट इफेक्ट रहेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरह से कि बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम क्या रहेगी हमारे पास, वो हमारे पास रहेगी सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, फिर प्राइमरी रहेगा, फिर टर्शरी रहेगा और लास्ट में आएगा अमोनिया। तो हमने क्या किया, इन दोनों फैक्टर को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, और इन दोनों फैक्टर के कंबाइन करने से हमारे पास जो नेट रिजल्ट आया वो आया ये। तो एक्वस मीडियम में जो अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर रहता है दैट विल बी सेकेंडरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक रहेगी, फिर प्राइमरी रहेगी, फिर टर्शरी रहेगी और लास्ट में रहेगा अमोनिया। ऑलराइट, आया समझ में। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ इन गैसियस फेज, अब क्योंकि गैसियस फेज में क्या था, गैसियस फेज में हमारे पास सोलवेंट था ही नहीं, सोलवेंट नहीं था मींस H2O था ही नहीं, H2O नहीं था तो उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही थी, तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन रहा था, हमारे पास ऑर्डर बन रहा था ये वाला, मैंने अभी डिटेल से एक्सप्लेन किया, ये वाला ऑर्डर था कैसे हुआ, ठीक है। बट अगर हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर पूरे पूछे इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में हमारे पास आ गया अब H2O, H2O आ गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक्वस मीडियम में हमारे पास जो अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर बनेगा दैट विल बी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड लास्ट में अमोनिया, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रख लेना कि अगर अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ पूछे इन गैसियस फेज, तो हम यहाँ मीन्स यहाँ पे हमारे पास सोलवेंट नहीं है तो H बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा ये। बट अगर हमसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे अमाइन का एक्वस मीडियम, तो हमारे पास ऑर्डर रहेगा ये वाला। ऑलराइट, आए समझ में, इस बात को अच्छे से याद रख लेना, हमारे पास ऑर्डर रहेगा ये वाला, ठीक है। इस ऑर्डर को अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब एक्वस मीडियम में हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। गैसियस फेज में तो हमारे पास हमेशा ऑर्डर हमारे पास जो है वो यही वाला ही रहता है, बट एक्वस मीडियम में ये ऑर्डर थोड़ा सा वेरी करता है, उसके कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, अभी हम उस एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है, कि हमारे पास क्या क्या एक्सेप्शंस रहते हैं। ऑलराइट, एक्सेप्शन कुछ इस तरह से है, मान लो हमारे पास अगर जो आर ग्रुप है वो मिथाइल है, ठीक है, जैसे ये था ना, ये देखो हमारे पास हम इसको कैसे लिख रहे थे, ये आर लिख रहे थे ना, ये टर्शियम आयन, अगर ये आर ग्रुप जो है हमारे पास, अगर ये आर ग्रुप हमारे पास मिथाइल है तो ऑर्डर हमारे पास सेम रहेगा क्या, दैट इज सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी और लास्ट में हमारे पास अमोनिया, ठीक है। यही ऑर्डर ही रहेगा अगर हमारे पास आर ग्रुप कैसा है, ये मिथाइल ग्रुप है। बट अगर हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ये इथाइल, सॉरी हमारे पास जो आर ग्रुप आ जाता है वो थोड़ा सा बल्कि आ जाता है, दैट इज इथाइल आ जाता है, तो हमारे इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा दैट विल बी सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास अमोनिया। इस केस में हमारे पास ऑर्डर रहेगा ये, जब हमारे पास आर ग्रुप आ जाता है ये वाला। अब ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था आर ग्रुप कैसा हो गया हमारे पास, बल्कि हो गया। अब आर ग्रुप बल्कि हो गया तो क्या होगा, बल्कि होने की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना वो इतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अब इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर था वो डोमिनेट कर जाएगा, और हमारे पास टर्शियरी अमाइन जो है वो प्राइमरी अमाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगी।
ठीक है, जैसे हमारे पास CH3 CH2 एंड CH2 CH3 CH2 CH3, ये टर्शियरी अमाइन हो गई। ठीक है, बट जब हमारे पास मिथाइल ग्रुप था तो ये ऐसा था, इतना बल्कीनेस नहीं थी। बट इसमें देखो H पॉजिटिव आएगा तो ये ऐसे हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ये बल्कीनेस आ गई ना। तो ये बल्कीनेस क्या करेगी, H2O इतना इजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा, इतना इजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा हमारे पास, इस केस में हम स्टीरिक फैक्टर को, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो हमारा टर्शियरी अमाइन जो है प्राइमरी अमाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस एक्सेप्शन को। अगर हमारे पास आर मिथाइल ग्रुप है तो हमारे पास ऑर्डर सेम रहेगा। बट अगर हमारे पास आर ग्रुप आ जाता है, इथाइल ग्रुप थोड़ा सा बल्कि ग्रुप आ जाता है, तो हमारे पास टर्शियरी अमाइन क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग टर्शियरी अमाइन ज्यादा बेसिक होती है ना, सॉरी, सेकेंडरी और प्राइमरी से। ठीक है, तो बल्कीनेस की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इतना इजीली यहाँ पे अप्रोच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा और टर्शियरी अमाइन हमारे पास प्राइमरी अमाइन से ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी एंड लास्ट में अमोनिया। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास आर ग्रुप आ जाता है कुछ इस तरह से, अगर हमारे पास आर ग्रुप आ जाता है ये वाला, तब उस केस में हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी प्राइमरी अमाइन, फिर आएगा अमोनिया, फिर आएगा सेकेंडरी और लास्ट में आएगा हमारे पास टर्शियरी। ऐसा क्यों, देखो प्राइमरी अमाइन के केस में हमारे पास क्या होगा, जैसे CH एंड, सॉरी, CH3 यहाँ पे आया होगा H, ये H पॉजिटिव, तो यहाँ पे अभी भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। ठीक है, प्राइमरी के केस में, सेकेंडरी के केस में भी बन सकती है, टर्शियरी के केस में भी देखो CH3H एंड CH3CH3H। ठीक है, ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, टर्शियरी अमाइन कैसा बनेगा, टर्शियरी बनेगा कुछ इस तरह से, NH, है। तो ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आर ग्रुप की बल्कीनेस इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे इस आर ग्रुप की बल्कीनेस इंक्रीज हो रही है, तो देखो यहाँ पे देखो टर्शियरी अमाइन में देखो, एक तो ये आर ग्रुप आ गया इतना बड़ा सारा, तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो इतना इजिली इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इतना इजिली इसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, अब जो इसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करना था वो इतना इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आर ग्रुप क्या हो गए, बल्कि हो गए, जो इस नाइट्रोजन के इस लोन पेयर को भी क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। नाइट्रोजन के इस लोन पेयर को भी क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से शील्ड कर रहे हैं। तो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो H पॉजिटिव पे इतना इजिली अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी कम हो गया। और दूसरा, इस बल्कीनेस की वजह से जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जो इसको क्या कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इसे कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबल कर रहा था, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल्कीनेस आर ग्रुप की इंक्रीज हो गई। इसलिए हमारे पास क्या होगा, टर्शियरी अमाइन कहाँ हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, क्यों, क्योंकि एक तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना लेगा, और दूसरा इसमें जो है सिर्फ एक ही आर ग्रुप लगा हुआ है, इतनी ज्यादा बल्कीनेस नहीं है, तो इसमें जो है ये लोन पेयर भी अपने इजिली डोनेट कर सकता है और एच बॉन्डिंग भी इजिली बना लेगा, क्योंकि इसमें एक ही बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हमारा आर ग्रुप रहेगा ये वाला, तो उस केस में हमारे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आया समझ में। बट वहीं अगर हमारे पास सेम गोज विद दैट, अगर हमारे पास ग्रुप आ जाए ये वाला, सी CH3 अब ये आर ग्रुप पहले वाले से ही बल्कि है, तो सेम रीजन रहेगा कि इस केस में भी हमारे पास जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ये वाला, NH3 सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और लास्ट में टर्शियरी अमाइन। ठीक है, रीजन समझ में आया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, टर्शियरी अमाइन के केस में देखो सबसे लीस्ट बेसिक क्यों हो जाएगा, ये CH3 है, एंड यहाँ पे सेम CH3 लगा होगा। तो देखो कितने आर ग्रुप कितने ज्यादा बल्कि हो गए हैं, ये इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी शील्ड करेंगे, इतना इजिली H पॉजिटिव पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, ये नाइट्रोजन भी शील्ड हो गए,
और दूसरे बल्कीनेस की वजह से ये H2 भी जो है इसके कॉन्जुगेट एसिड को इतना ज्यादा स्टेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि H2 अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, इनकी बल्कीनेस की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में भी हमारे पास जो एसिड बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है, ऑलराइट। तो जब हमारे पास आर, अच्छे से याद रख लो, जब हमारे पास क्या है, ये देखो, अगर हमसे अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर पूछे गैसियस फेज में, तब हम बताएंगे टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया। पूछा है अगर एक्वस मीडियम में, तो हम बताएंगे सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी एंड NH3। ये बताएंगे जब हमारे पास आर ग्रुप है कौन सा, CH3। बट अगर आर ग्रुप हमारे पास आ जाता है कौन सा, इथाइल ग्रुप, तो हमारे पास ऑर्डर हो जाता है सेकेंडरी, टर्शियरी ज्यादा हो जाता है, फिर प्राइमरी और लास्ट में अमोनिया। रीजन अभी एक्सप्लेन किया। बट अगर आर ग्रुप हम आ जाता है हमारे पास ये वाला, तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहता है, प्राइमरी, अमोनिया, फिर सेकेंडरी और लास्ट में टर्शियरी। अगर आर ग्रुप आ जाता है हमारे पास ये वाला, CH3, 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 तो हमारे पास ऑर्डर रहता है अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और ये ऑर्डर रहता है सिर्फ और सिर्फ गैस फेज, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में। गैस फेज में हमेशा ऑर्डर ये वाला रहेगा, चाहे ग्रुप आर ग्रुप कोई भी लगाओ। गैसियस फेज में हमेशा ऑर्डर ये वाला रहेगा, चाहे ग्रुप हमारे पास कोई भी लगा हुआ। ये वाला एक्सेप्शन है सिर्फ और सिर्फ जब पूछा जाए एक्वस मीडियम में। और ये ऑर्डर चेंज कैसे हो रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, रीजन मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये था बेसिसिटी ऑफ अमाइन के बारे में। ठीक, ओके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में क्या देखा, हमने बेसिसिटी के बारे में देखा कि बेसिसिटी क्या होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद जो हमने अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखा कि अमाइन जो है एक्वस फेज में अमाइन की बेसिसिटी का क्या ऑर्डर रहता है, गैसियस फेज में क्या रहता है। ठीक है, तो ये सब हमने आज के वीडियो में कवर अप किया। अभी और भी है कि अमाइन की बेसिसिटी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट रहता है, SIP क्या होता है, SIR क्या होता है, एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी रहती है, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइन की बेसिसिटी रहती है, एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है, ये सब कुछ रहता है। ये सारे टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।